हमारे द पॉपुलर न्यूज़ और हमारे दर्शकों की तरफ से आपको कॉन्ग्रेचुलेसन और बहुत बहुत बधाई। आपने जेआरएफ की परीक्षा क्वालिफाई किया। थैंक यू सो मच सर। और मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को अपना नाम बताइए। मेरा नाम दीपक गुप्ता है। मैं उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले का रहने वाला हूँ। जो मेरी स्कूलिंग है वो नवजीवन इंटर कॉलेज से हुई है। उसके बाद हमने अपना क्लास 12 पावानगर महावीर इंटर कॉलेज से किया और फिर मैंने अपना जो ग्रेजुएशन है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया और अभी मैं जेएनयू से मास्टर्स कर रहा हूँ। ये आपका प्रथम और प्रयास? मैंने अपने पहले जी जी सर, ये मेरा पहला प्रयास था जिसमें मैं असिस्टेंट प्रोफेसर और जेआरएफ दोनों के लिए क्वालिफाई किया है। अच्छा, तो ये आपने दोनों के लिए क्वालिफाई किया है, ये आपका पहला प्रयास था, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी हमारे दर्शकों को बताइए। सर मेरी फैमिली जो है मेनली गांव में रहती है और मेरे जो पापा हैं वो एक बिजनेसमैन है। जो मेरे बड़े भैया हैं वो अभी इरिगेशन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के पद पे कार्यरत हैं। सर एक मेरे भैया हैं वो भी बिजनेसमैन है और जो एक मुझसे जस्ट बड़े वाले हैं ही सिंगर। ओके। और मम्मी जो है हाउस वाइफ हैं? जी जी। ओके। तो ये जो जर्नी रही, जो आपका ये सफ़र रहा जेआरएफ तक पहुंचने का, कैसा रहा सफ़र ये आपका? सर सफर बहुत ही अच्छा था। बहुत ही अप्स एंड डाउन्स आए सफर में, लेकिन ओवरऑल अभी सफर जारी है और देखते हैं अभी आगे बहुत कुछ है अचीव करने के लिए। तो इस बार जो है आप जो जेआरएफ आपने क्वालिफाई किया है, कुल आपने कितने अंक प्राप्त किए हैं जेआरएफ में? सर इस बार मेरे जेआरएफ में 192 मार्क्स थे और इस बार अगर देखा जाए तो लगभग 30,000 के स्टूडेंट्स में अपीयर हुए थे जेआरएफ एग्जाम के लिए जियोग्राफी सब्जेक्ट के साथ, जिसमें लगभग टॉप 2% लोगों का, टॉप 1 to 2% लोगों का जेआरएफ हुआ था और टॉप 7 to 8% लोगों का नेट हुआ था फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर। तो मैं टॉप 2% में था, तो मेरा जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए हो गया। जो बच्चे वर्तमान समय में तैयारी कर रहे हैं, उनको आप अपने तरफ से क्या सुझाव देना चाहेंगे? सर मेरा सुझाव यही होगा कि हम जो वेरियस फील्ड्स हैं हम उसे एक्सप्लोर करें। हम एक पार्टिकुलर फील्ड में नैरो माइंडेड होके आगे ना बढ़ें। अगर हम बात करें गांव कस्बों की तो वहां पर क्या होता है, एकेडमिक्स को लेके ज्यादा अवेयरनेस नहीं है। लेकिन अगर हम लोग देखें वहां पे भी, अगर जो बच्चा मास्टर्स कर रहा है वहां से, अगर वो नेट, जेआरएफ या और भी जितने भी सेट होता है स्टेट लेवल का, तो अगर हम इन सब जो अपॉर्चुनिटीज है अगर इसको एक्सप्लोर करते हैं तो बहुत सारी आगे हमें रास्ते दिखेंगे। तो बेहतर होगा कि एक नैरो माइंडेड चीजों को छोड़ के हम लोग एकेडमिक्स पे भी ध्यान दें। एकेडमिक्स पे भी आगे बहुत ज्यादा स्कोप है। आपने जो जेआरएफ क्वालिफाई किया है, तो इसके लिए आपने कोई कोचिंग वगैरह तैयार किया था कि आपने सेल्फ स्टडी किया था? नहीं सर, हमने कोई कोचिंग नहीं ली, हमने सेल्फ स्टडी की थी। जो जेआरएफ होता है नेट और जेआरएफ एग्जाम, उसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। जो पेपर 1 होता है उसमें जनरल क्वेश्चंस आते हैं और जो पेपर 2 होता है उसमें आपके सब्जेक्ट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस आते हैं। तो जो सब्जेक्ट के स्पेसिफिक क्वेश्चंस थे मेरे, वो मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा था और मास्टर्स में भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे इजिली हो गए। और जो पेपर 1 था जो कि जनरल स्टडीज से रिगार्डिंग होते हैं, जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, रीजनिंग वगैरह क्वेश्चंस होते हैं, उसको मैंने 2 से 3 महीने दिए थे, जिससे मेरे अच्छे स्कोर आए हैं अभी। जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कोई किताबें या कुछ बुक्स वगैरह आप सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर हम नेट जेआरएफ की बात करें तो पेपर 1 के लिए केवीएस मदान की बुक आती है जिसको मैंने यूज किया था और उसमें जो टॉपिक्स मुझे कंफ्यूजिंग लगे उसके लिए मैंने अलग अलग यूट्यूब चैनल्स की हेल्प ली थी। और जो पेपर 2 है जियोग्राफी सब्जेक्ट के लिए, उसमें बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं और एक अरिहंत का वो भी आता है। अरिहंत अपनी एक बुक पब्लिश करती है इस नेट जेआरएफ एग्जाम के लिए। साथ ही अगर हम बात करें जो फिजिकल ज्योग्राफी होता है उसके लिए सविंद्र सिंह की बुक आती है। एक रूपा मेट सिंपल की फिजिकल ज्योग्राफी आती है। और अगर ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करें तो उसमें माजिद हुसैन की आती है। फिर मॉडल्स
की भी एक बुक आती है, मॉडल्स इन ज्योग्राफी, मार्जन की, जियोग्राफिकल थॉट्स की बुक आती है। ऐसे बहुत सारी रेफरेंस बुक्स हैं जो लिस्ट मिल जाएंगे। अगर आप जनरली भी यूट्यूब पर देखते हैं कि कौन सी बुक्स नेसेसरी हैं, तो यूट्यूब पर सब लिस्ट मिल जाती हैं। और जैसे अगर कोई बच्चा मान लीजिए जेआरएफ की तैयारी कर रहा है तो लगभग 75 प्लस सब्जेक्ट हैं, तो जो पेपर 2 होता है वो उसके लिए होते हैं 75 जो मतलब 75 जी प्लस जो सब्जेक्ट हैं, क्योंकि उसमें स्पेसिफिक अलग अलग पार्टिकुलर सब्जेक्ट हैं। अब जो बच्चा जिस सब्जेक्ट को जी चूज सर, करता है उससे जो है वो पेपर 2 देगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो और पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। पेपर 1 सबके लिए कॉमन होता है। जो बच्चे ग्रेजुएशन उनके लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे जो छात्र अगर तैयारी कर रहे हैं उनको बताइए। सर अगर हम बात करें अपने रीजनल एरिया में, ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, उसमें जो बीए होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स, उसको हम लोग बहुत ही लाइटली लेते हैं कि बीए में अगर हम ना भी पढ़े तो लाइक इट इज ओके, बट इट इज नॉट ओके। अगर हम अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, अगर उस ग्रेजुएशन को प्रॉपरली करते हैं, तो हम उस सब्जेक्ट के स्पेशलिस्ट हो जाएंगे। और जो भी बेसिक नॉलेज होती है आर्ट्स में, वो उस ग्रेजुएशन में काफी अच्छे से कंप्लीट हो जाती है। तो अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर ग्रेजुएशन लेवल में ग्रेजुएशन पे कंप्लीट हो जाता है, तो आगे बहुत अच्छा परफॉर्म किया जा सकता है। तो ग्रेजुएशन को इग्नोर करना बहुत बड़ी गलती होगी। हाँ, कुछ बच्चे जो है वो ग्रेजुएशन को इग्नोर कर देते हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी जो है गलती होगी, क्योंकि हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं बच्चों के अंदर एक अवेयरनेस की भी कमी रह जाती है। इसकी वजह से ये होता होगा कि बच्चे ग्रेजुएशन को महत्व नहीं दे पाते हैं, क्योंकि बिल्कुल सर। और जैसे अगर कोई बच्चा मान लीजिए जेआरएफ की तैयारी कर रहा है तो लगभग उनको जो है कितने घंटे की पढ़ाई करनी चाहिए? अब ये तो वैरी करेगा पर्सन टू पर्सन। जैसे मेरा जो पेपर 2 था वो कंप्लीट था, लाइक मैंने अपने ग्रेजुएशन में पढ़ रखा था। जो मैंने एंट्रेंस एग्जाम दिया था मास्टर्स के लिए, उसमें भी पेपर 2 स्पेसिफिक चीजें पूछी गई थी, तो मैंने उसको ऑलरेडी पढ़ रखा था। तो मेरे एंट्रेंस के समय में ही सेकंड पेपर कंप्लीट था, तो मुझे केवल पेपर 1 के लिए समय देना पड़ा, तो मेरा 2 से 3 महीने में हो गया। लेकिन जो व्यक्ति अभी स्टार्ट कर रहा है, उसको 1 साल का समय देना पड़ेगा लगभग। अभी से मतलब जो 1 साल समय देंगे वो क्वालिफाई कर सकते हैं, अगर अच्छे तरीके से देखा जाए तो। जी बिल्कुल। कुछ जी बच्चे जो बिल्कुल। होते हैं जिनका एकेडमिक मतलब ख़राब होता है, जैसे एकेडमिक में ख़राब होने का मतलब सेंस एकेडमिक में नंबर कम होते हैं, तो ग्रेजुएशन में अगर वो अच्छे सब्जेक्ट पे अपने पकड़ बनाएं तो क्या लगता है कि वो क्वालिफाई कर सकते हैं? बिल्कुल सर, जैसे मेरे ग्रेजुएशन में जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से था, उसमें मेरे 3 सब्जेक्ट थे, जियोग्राफी, मेडिवल हिस्ट्री, इंग्लिश लिटरेचर। लेकिन जो मेरा इंटरेस्ट था वो सिर्फ जियोग्राफी में ज्यादातर था। तो अगर मैं बात करूं कि मेरे जो ग्रेजुएशन के मार्क्स थे, वो लाइक जो और बच्चे थे उनके कंपेयर में कम थे। लाइक मेरे 60% बने थे, और जो मेरे दोस्त थे दे ऑल हैव लाइक 75%, 80%, उनका काफी अच्छा मार्क्स आया था। लेकिन मेरा एक फोकस जियोग्राफी पे ज्यादा था, उस पे पकड़ अच्छी थी। जो 2 बाकी के सब्जेक्ट्स थे उनमें पकड़ रह गई, उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं आ पाया, तो मेरे जो ओवरऑल मार्क्स थे वो कम हो गए। और मैंने अपना जो मीडियम था हिंदी से इंग्लिश स्विच किया था, उसकी वजह से भी मेरे मार्क्स कम रह गए थे। तो ओवरऑल मेरे 60 बने। लेकिन जब मैंने एंट्रेंस का एग्जाम दिया था मास्टर्स के लिए, जो भी टॉप लेवल यूनिवर्सिटीज थी, जैसे जामिया मिलिया इस्लामिया हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, इन सारी यूनिवर्सिटीज में मेरे टॉप 20 रैंक थे। और इसका मात्र एक रीजन है कि मैंने जो एक सब्जेक्ट था जियोग्राफी, तो उस पे मैंने प्रॉपरली फोकस किया था, तो मेरे सारे यूनिवर्सिटीज में अच्छे मार्क्स आ गए थे। यानी ओवरऑल देखा जाए कि जो जेआरएफ है इसमें फर्स्ट जो पेपर होता है उसमें जनरल पेपर होते हैं, तो वो जनरली तौर पे जी कितने समय में तैयार हो जाएगा अगर कोई बच्चा मान लीजिए जनरली तैयार करना चाहता है तो? सर, मेरे केस में तो ये लगभग 3 महीने में हो गया था। लेकिन ऐसे एक आइडियल टाइम देखा जाता है तो 5 से 6 महीने देखा कह सकते हैं कि आइडियल टाइम है 5 से 6 महीने। लेकिन ऐसा नहीं है, 2 से 3 महीने में भी इसे कंप्लीट किया जा सकता है। और बाकी जो उनका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जैसे आपका ज्योग्राफी था, तो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट रहेंगे उसके लिए तो अब पूरे 3 साल ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए हैं, फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं या अंतिम वर्ष में हैं तो आप दे सकते हैं, या जो कंप्लीट कर चुके हैं तो कहीं ना कहीं उनका जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा उस पर अच्छी पकड़ होगी, और जिनकी अगर अच्छे पकड़ नहीं है तो वो अच्छी पकड़ कर लेंगे तो वो क्वालिफाई कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सर। और सर, जेआरएफ करने के कुछ फायदे हैं। अगर हम बात करें जेआरएफ के बाद अगर हम लोग पीएचडी करते हैं, तो जो गवर्नमेंट होती है वो हर महीने प्रथम जो 2 साल होते हैं उसमें 38,000 पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप देती है।
और जब 2 साल बाद जब जेआरएफ से एसआरएफ हो जाते हैं तो सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है, जिसमें हमें अगले 3 साल तक लगभग 43,000 पर मंथ के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। तो ये जो होता है, आप अपनी फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए या खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए ये स्कॉलरशिप गवर्नमेंट देती है, जो टॉप 2% बच्चे होते हैं। और सबसे मैं एक अहम सवाल पूछना चाहूँगा कि इस कामयाबी का, इस सफलता का सबसे बड़ा श्रेय आप किनको देना चाहेंगे? सर, इस सफलता का मैं श्रेय अपने माता पिता, अपने भाई को और जो मेरे गुरुजन हैं उनको देना चाहेंगे। मेरे दोस्त भी इसमें मेरी काफ़ी मदद किए। जो मेरे ग्रेजुएशन के दोस्त थे, जो मेरे पोस्ट ग्रेजुएशन के भी दोस्त हैं, दे ऑल हैव हेल्प मी, लाइक लाइब्रेरी साथ में जाना, पढ़ना, तो दे ऑल हैव मोटिवेटेड मी फॉर ऑल दिस। सबसे करीबी अगर देखा जाए तो सबसे करीबी कौन रहा आपके इस सक्सेस में, इस कामयाबी में? सर, कोई एक पार्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगर मैं बात करूं जियोग्राफी सब्जेक्ट के साथ जो मेरी यात्रा थी, उसमें मेरे एक प्रोफेसर थे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के, एसएस ओझा। अभी वो नहीं रहे, उनका देहांत हो गया कोविड के समय में। वो जियोग्राफी में मेरे मार्गदर्शक थे। और अगर हम बात करें, अब मेरी जो बेसिक एजुकेशन थी, जब क्लास 10 क्लास 8 के आसपास, उस समय आप थे हमारे गुरु, जो हमें गाइड किए एट एवरी नूक एंड कॉर्नर कि कैसे क्या करें। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, धन्यवाद। जो और मैं जी बताइए। इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें बताया कि हम बड़े सपने देख सकते हैं, उसे अचीव कर सकते हैं। गांव से होके जो बड़े सपने देखने का वो होता है, वो उतना नहीं होता है। लाइक आप उस समय, जब हम लोग क्लास 8 9 में थे, मुझे याद है कि आप उस समय मुझे आईआईटी, आईएएस, इन सब चीजों के सपने दिखाते थे। और अभी जब हम उस माहौल में आए हैं, तो लगता है उन सपनों की इंपॉर्टेंस थी। अगर हम सपने देखते हैं तो एक समय आता है जब हम उस पर अगर काम करते हैं तो वो सपने अचीव हो जाते हैं। तो ये सपने देखना बहुत जरूरी है, जो आपने हमें सिखाया था। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे दर्शक देख रहे होंगे, उनको बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो हमारा इंटरव्यू है आज का, हमें लगता है कि ये हमारे जीवन का सबसे बड़ा इंटरव्यू है और सबसे खास इंटरव्यू है। कि एक मेरा शिष्य हैं जो पहले मैं पढ़ाता था, आज हमारे ये शिष्य हैं जो नेट जेआरएफ जैसे परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिए। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए भी, और हमारे क्षेत्र के लिए भी, और हमारे सारे विद्यार्थियों के लिए भी। तो आगे जो है आपको एमफिल चूज करना है या पीएचडी करना है, या आगे और कुछ प्लानिंग है आपकी? सर, अभी मास्टर्स कंप्लीट करने पर फोकस है। एक बार मास्टर्स कंप्लीट हो जाए फिर डिसाइड करेंगे कि हमें किस डायरेक्शन में आगे मूव करना है। अभी हमारे मास्टर्स में 2 सेमेस्टर बाकी हैं। इन 2 सेमेस्टर्स में देखते हैं जो हमारा टिल्ट होता है, झुकाव होता है, वो किसकी तरफ ज्यादा है। अभी तो जो प्रोसेस है, हम प्रोसेस को एंजॉय करना चाहते हैं। तो जो मास्टर्स चल रहा है हमारा, जो इतना अच्छा माहौल मिला है जेएनयू का, इतनी सस्ती फीस और इतने अच्छे अच्छे प्रोफेसर यहाँ पर हैं, उन सारे चीजों को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करना चाहते हैं। और आज अपनी मेहनत के दम पर आज इन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और एक बार फिर से मैं दीपक आपको जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, बधाई दूंगा आपके फ्यूचर को लेकर, आपके भविष्य को लेकर के। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, वेलकम।